हमें पहले दिन हमें बहुत ही बेकार लग रहा था, और हम एक तरह से जो NHD से हमें सिखाने वाले आए थे तो हम उनसे लड़ने पे उतारू हो गए कि हम ड्रामा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर झिझक थी बहुत। और हमने इंजीनियरिंग करें तो हमें कभी ड्रामा किया नहीं, तो ऐसा लगता था कि ड्रामा क्या होता है क्या नहीं। और मतलब एक तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो उसके बाद फिर हमें समझाया गया कि हमारे सर आए, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा करिए ये वो, उनने थीम समझाई। फिर हमें थीम भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने करके दिखाया कि आप ऐसे होते हो, ऐसे करना है, ये करना है, आप एक नाटक करो अपने आप। उन्होंने ये कहा कि आप कुछ भी नाटक करिए और आपको बस जो मन में आए वो बोलो आप। तो हमने अपने हिसाब से किसी को बादशाह बनाया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया, और रोल स्पेसिफाइड कर दिए। फिर जिसको जो आया उसने वैसा बोला जी। फिर लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने मेन थीम समझाई। फिर वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगी, तो हमें वो भी ऐसा लगा कि नहीं सर ये चेंज करिए थीम, और अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में उन्होंने समझा नहीं आप कर पाओगे, आप करिए तो सही। एक बार उन्होंने थीम दिया हमारे, हमने पेपर में लिखा और हमने स्टेज पे बोला। तो हमें लगा कि हम पेपर पढ़ के बोल रहे थे सब। तो पेपर पढ़ के बोलने का मतलब है कि एक तरह से लग गया हमें कि बोल सकते हैं। एक तरह से कॉन्फिडेंस आया पहले दिन हमें, पहले दिन दूसरे दिन धीरे धीरे। और मतलब अंत में 5वें या 6ठे दिन तो ये हुआ कि हमने वो जो जेरोक्स दी थी हमें, पेज दिया था, वो पेज भी हमने रख दिया। और हमने मतलब बिना पेज के ही रिहर्सल किया, और अंत में हमने बहुत अच्छा ड्रामा किया। और हमें उससे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम मतलब कोई भी अगर हमें कोई एक्टिविटी ड्रामा लाइक थिएटर दिया जाए तो हम कर सकते हैं उसे। ये है बात। और उसके बहुत इनका एक्टिंग नहीं, मतलब बॉडी मूवमेंट का। तो बॉडी मूवमेंट में सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले, ड्रामा करने से उन्हें कंसंट्रेट करना सीखा है। जैसे कि चुपचाप बैठे हुए हैं, सामने कोई एक पॉइंट ले लिया है, उसको पहले बिना पलक झपकाए कुछ देर तक देखिए। फिर उसके बाद आंख बंद करके देखिए कि वही इमेज बनती है कि नहीं। फिर ऐसे ही 3-4 बार, 1-1 मिनट थोड़ा देर आंख खुला फिर आंख बंद। उसके बाद फिर आंख बंद करके देखिए कि वो इमेज कंसिस्टेंटली आपके अंदर आ रही है कि नहीं, कहीं डेविएट हो रहा है कि नहीं। इसमें जैसे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पुतली बहुत जल्दी जल्दी झपकती है, तो इसको कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पीछे मेन थिंग ये है कि जो कंट्रोल मूवमेंट है वो तो हम लोग कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कंट्रोल नहीं होती, उस पर आप कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन टाइप का कि कितना ज़्यादा। इसमें जैसे उन्हें ये भी बताया कि जब रात को आप सोने जाते हो तो सुबह शाम तक जितनी भी चीज़ें आपने की है उसको एक बार फॉर 20 मिनट्स के टाइम पीरियड में पूरा रिकैप कीजिए, सुबह शाम तक क्या किया है। तो इससे एक अच्छा लगता है। तो ये था। उसके बाद सुबह रिलैक्सेशन में जैसे पूरा मोमेंट रिलैक्स करना है। एक बार तो सबसे पहली बात तो खड़े होने का पोजीशन बताया उन्होंने कि ये तो खैर पूरा स्पाइनल कोड पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, साथ में चिन थोड़ा डाउन करके, ये नहीं तो पूरा स्पाइनल पूरा टेढ़ा हो जाता है। तो इसको थोड़ा चिन डाउन करके स्ट्रेट पूरा फेस हो। उसके बाद ये स्पिंडल मूवमेंट, उसके बाद वही नी का पूरा मूवमेंट किया। और फिर उसके बाद तो फिर जैसे ज़्यादा जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो उसमें यहाँ और यहाँ ज़्यादा जोर पड़ता है, तो इसका रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने पूरा जैसे दिस वुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। ये जितना आप इसको स्टेबल कर सकते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए ये जो हो पूरा पैरेलल जितना कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप को मूवमेंट करना है आगे पीछे, जैसे आगे जितना जा सकते हैं या फिर पीछे जितना देर स्टॉप, मतलब 1 मिनट का टाइम, 8 काउंट तक टाइम ड्यूरेशन है, उसमें फॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से मतलब इस फ्री मूवमेंट ऐसे पूरा करने का ऐसे पूरा अराउंड करने। फिर उसके बाद एक कंटिन्यूअस पूरा था कि फ्रॉम दिस साइड, दैट इज फ्रॉम दिस साइड, और उसके बाद ऐसे करके ऐसे ये पूरा मूवमेंट करना है। और फिर इसको इतना ऊपर उठा सकते हैं, दैट इज डांस भी एक तरह से हो सकता है ऐसे ये, या फिर ऐसे like aerobics also. उसके बाद
some sort of जितना ऊपर करके उसके बाद डायरेक्टली इसको पीछे ले जाना कंटिन्यूअस में, ये नहीं कि यहाँ के फिर यहाँ रुक गए, इसको आगे ले जा करके फिर उसके बाद सीधे पीछे स्ट्रेच करना, उसके बाद मूवमेंट में ही इस पैर से इस पैर को बदलना। तो ऐसा था। तो ये पूरा करना है इतनी जल्दी जैसे ये अगर कंटिन्यू में पूरा करेंगे तो 5-10 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा मूवमेंट उन्होंने कराया था। ये मतलब एक दिन में तो नहीं हुआ था, लेकिन पूरे 6 दिन में पहले दिन पहला कराया, फिर दूसरा कराया। तो डेली ये करवाते थे? तो इससे आपको क्या फायदा लगा? इससे मूवमेंट पूरा हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ और यहाँ जो स्ट्रेन पड़ रहा है इसको कम कर सकते हैं, फिर उसके बाद जितना रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आ सकती है। क्योंकि जैसे मैंने एक बूढ़े का रोल किया था, वो 90-95 साल का, तो उसमें पूरा झुक के चलना है। अब इसमें जैसे रिहर्सल भी करना है लगातार, एक दिन में 3-4 बार, तो कैसे इतना स्ट्रेट इतना लंबा शरीर, तो उसके लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है। कोई कैरेक्टर आपको परफॉर्म करना है तो उसका जेस्चर लाने के लिए ये एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल रही। जितना स्ट्रेन आप झेल सकते हैं उतना ही अच्छा, क्योंकि एक तरह से जितना आप मजा कर सकते हैं, मजा तभी करेंगे जब आपके शरीर में कहीं पेन ना हो रहा हो। किसी सीन को अगर आपको बूढ़े के रूप में करना है, जब तक तो वैसा फील ना करो, जब तक उसमें अपने आप को मजा ना करो, जब दर्द करेगा तो क्या मजा आएगा रोल में। तो ये सब है, ये एक्शन से रिलेटेड। Theoretical basically वो थी, the inputs were given for the imagination, visualization, action and the reaction। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि किसी भी ड्रामा में, थिएटर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई एक्टर कुछ एक्शन कर रहा है तो सामने वाला इंस्टेंटेनियसली कुछ रिएक्शन दे। अगर वो नहीं होता है तो वो एक मिसमैच होता है और वो सामने वाले को भी मजा नहीं आता, लोग देख रहे हैं और उन्हें सही नहीं लगता, एक सही प्रकार का एक सिंक्रोनिज्म नहीं बैठता। एक्चुअली मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मुझ पे एनएसडी फैकल्टी ने बार बार कंटिन्यूसली ये कहा था, अंकित आप ब्लैंक हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि मैं हो सकता हूँ रिएक्शन नहीं दे पा रहा था उस चीज़ को। सेकेंडली बात ये थी कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जहाँ तक बात है तो उसमें उन लोगों ने ये बताया कि जब तक आप उस कैरेक्टर को अपने आप में ना उतार लें, आपकी नसों में जब तक फ्लो ना होने लगे, सेंसेशन ना मिलने लगे, तब तक आप सही तरीके से किरदार को नहीं निभा सकते। जैसे वैसे बेसिकली मैं अपने रियल लाइफ में काफ़ी सीधा टाइप का लड़का हूँ, लेकिन मुझसे कहा गया उस रोल में कि आप एक बहुत ही बदमाश, एक प्रकार की बहुत ही चुलबुले टाइप के, बहुत ही अल्लड़ टाइप की लड़की हो जिसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, बहुत टपोरी टाइप का है, तो उस टाइप का करना था। तो मेरे को बहुत शुरुआत बड़ी दिक्कत लगी और मेरा जो वॉइसिंग थी वो ऐसा लगा कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हो सकता हो कि फिर मैं थोड़ा कोशिश किया, थोड़ा लोगों को ऑब्जर्व किया जो उस टाइप के लोग हैं, जो उस टाइप की कैटेगरी के लोग हैं या जैसी मानसिकता रखते हैं, तो उन लोग वकील ने मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि उन लोगों का क्या है गेस्चर्स, कैसे वो खड़े होते हैं, क्या वो ड्रेस पहनते हैं। तो इस टाइप को ऑब्जर्व करने से मैंने भी कुछ गेन किया कि हाँ इस टाइप से हो सकता है चीज़ें। अच्छा, थर्डली बात ये भी है कि इस पूरे मॉड्यूल से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। पहले चूँकि हम लोग एक और बैच भी यहाँ है, उसने पहले एक थिएटर मॉड्यूल किया भी था बेचारा भगवान पे, तो उन लोगों का 40 मॉड्यूल 40 मिनट का था, तो हम लोग लग रहा था शायद बहुत ही बड़ी चीज़ कर दी उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों का ड्रामा फाइनलाइज हुआ, कंसेप्चुलाइज हुआ, तब वो करीब 1.25 घंटे पे पहुँच गया और हम लोगों ने कर भी लिया बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डायलॉग्स भूले हुए, बढ़िया आराम से। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो आदमी के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी का अपने आप में जो फेथ होना चाहिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लेने के लिए, किसी भी नए एंडेवर को करने के लिए, तो वो है कि मतलब अपने आप में विश्वास जागना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि जो आपका रिसर्च और जो बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है कि मतलब उन कैसे किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो टीनेज से इस चीज़ को पकड़ लें कि वो अपने आप पर विश्वास रखें और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, किसी बड़ी चीज़ को वो अंजाम दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल टू देम। तो ये इस तरीके से रहा। इसमें मुझे इस ड्रामा में मुझे भूत का रोल दिया गया था। तो इनिशियली मैं तो पहले घबराता था कि स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है, लेकिन फिर उसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिस मीन्स सर के द्वारा जो मतलब कि एडवाइस दिया गया, उससे हमको लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। पहले मुझे लगता मुझे फियर रहता था कि अगर मैं स्टेज पर थोड़ा जाऊँगा और कुछ भी ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो फिर मैं बीच में ब्लैंक हो जाऊँगा, मतलब कि एकाएक कुछ लगता है कि कुछ मुझे याद ही नहीं है, तो उस चीज़ का मुझे डर लगता था। तो फिर लेकिन फिर मैं जब प्रैक्टिस करते रहा तो फिर लगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ।
फिर दूसरा चीज़ था कि मुझे एक भूत का रोल दिया गया था, जो एक वेरी मच डिफरेंट थिंग, अननेचुरल थिंग। तो उसमें मुझे अपने आप को लाना था। तो उसमें पहला तो मुझे एक वॉइस पे भी काम करना था। तो उसमें मुझे सर ने एक उसमें प्रैक्टिस करवाया कि आप किस तरह से आवाज़ निकल, जैसे भूत किस तरह से आवाज़ निकालता है, तो उसमें थोड़ा टोन चेंज करना पड़ता है। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या कि भूत कैसे चलेगा, तो उसमें चलने का वो एक प्रैक्टिस करवाया। तो इस तरह करके मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस सर ने करवाया, तो जिस कारण से मैं मतलब कि अपने आप को फिर कॉन्फिडेंस जानने लगा कि मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया। तो फिर उसके बाद फिर जब प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंस जागते गया और फिर मैं उसमें इन्वॉल्व होते गया, इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। और फिर जब जिस दिन ड्रामा था उस दिन मैं पूरा विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं वो परफॉर्म कर दिया। इससे मुझे लगा कि नहीं कि अब मेरा कॉन्फिडेंस की आवाज निकालो, भूत की आवाज निकाली, एक डायलॉग जो था लगाऊं कि गेट लगा देता हूं? इस जमींदार छिकौड़ी ने जीते जी जिस जमीन पे भी इस जमींदार छिकौड़ी ने जीते जी जिस जमीन पे भी नजर डाली, अब से हड़प गया और घटाघट निकल गया, बिल्कुल ही हजम कर गया। निकल नहीं पाया तो बस इस जमीन को, इस बगीचे को बिल्कुल मेरी अकल ही मारी गई थी। तो इस तरह करके मुझे वॉइस पे जोर लगाया गया था, जिससे मैं काफी प्रैक्टिस करना पड़ गया था, क्योंकि इनिशियली मैं बहुत ज्यादा थोड़ा पेन करता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करते गए तो फिर ये पेन खत्म हो गया। फिर चलने का भी करवाया गया था कि इस तरह चलिए, तो ये मोशन, ये टांग का मोशन ये करवाया गया था। तो ये सब कुछ। अच्छा, भूत को तो एक्चुअल में किसी ने देखा नहीं है, इट्स इमेजिनेशन। तो बस जैसे टीवी में दिखाया जाता है या फिल्म में दिखाया जाता है या कुछ उस तरह करके बताया गया, तो सर ने बताया इस तरह से करो। तो इसमें आपका कुछ इमेजिनेशन आपने डाला था इसमें? हाँ, तो जब मीन्स वो सर ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि किस तरह से चल सकते हो, तो मैंने वो करके बताया कि सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, फिर आवाज इस तरह निकाल सकता हूँ, तो वो मेरा इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह करके फिर अच्छा, इट्स इम्प्रोवाइजेशन। थैंक यू। जैसे हम लोग एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज हैं, तो हम जस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, तो हम लोगों को वेरियस मॉड्यूल ट्रेनिंग में लिए गए, मतलब ड्रामा था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह था, तो काफ़ी मॉड्यूल हो चुके थे। लेकिन जब ड्रामा मॉड्यूल आया तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब बेसिकली किस लिए है। जब इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया हमारी स्पीच पर, फिर बॉडी लैंग्वेज पर, और इमेजिनेशन एंड एक्शन रिएक्शन, बहुत सारे मोटिव थॉट्स बताएं जितने आए थे सर वगैरह, तो उसमें एक दो दिन तो हमको पता नहीं चला। फिर जब तीसरे दिन से उसका इफेक्ट आने लगा हम लोगों पर, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पर टीम बिल्डिंग वगैरह की ट्रेड आ रही है, मतलब हम लोग एक दूसरे पर ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए हैं। फिर इसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह पर प्रैक्टिस हो रहा था, तो हम लोग मूवमेंट वगैरह में भी फ्लोटनेस आ रही है, और जो थॉट्स वगैरह थे, मतलब इम्प्रोवाइजेशन वगैरह की प्रैक्टिस उन्होंने कराई, तो हम लोगों का इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे। और जैसे एक ड्रामा का कंटेंट होता है नेचुरल कैंडिडेट से और अननेचुरल कैंडिडेट से, हमारे भी ड्रामे में था ऐसा कुछ, मतलब हम लोग दो बंदे थे जो अननेचुरल कैरेक्टर का रोल निभा रहे थे, मतलब दोनों घोस्ट बने हुए थे, जिसमें मिस्टर राजन बने थे पहले घोस्ट और मैं बना था दूसरा घोस्ट। तो बेसिकली हम लोग कभी देखे नहीं भूत, तो हम लोग पता नहीं था करना क्या है। तो उसमें सर ने, विप्लव सर थे, उन्होंने काफ़ी बताया कि आप इमेजिन करो, इम्प्रोवाइज करो, जैसे आपने टीवी में देखा है, और कैसे चलते हो। बेसिकली आपको वॉइस पर वर्क करना था, तो वॉइस पर एक थ्योरेटिकल क्लास वगैरह भी ली जाती थी, सर लेते थे और बहुत सारे प्रैक्टिस कराते थे वॉइस पर। जितने 9 रस हैं लगभग, तो हर रस पर कैसा टोन आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होता है, उस पर उन्होंने एक सेंटेंस वगैरह लेके प्रैक्टिस करवाई। मतलब बहुत सारे सेंटेंस वगैरह थे जो लड़के चूज़ करते थे कि ये सामने प्रैक्टिस करके बताओ, और बाकी टोन वगैरह के लिए उन्होंने एक का बता दो, आप 2-3 टोन में बता दो, हाँ। है ना, जो सा आपको ठीक लग रहा है उसको बता दो, कोई सा भी, कि 3 टोन में किस टाइप से बोलोगे आप। बेसिकली लड़कों में कॉमन था कि रौद्र रूप और मधुर रूप आता था बस, और बाकी करुण रस और जितने हैं
नवरस। कुछ ही लोग नवरस में सिर्फ बेसिकली 2 कॉमन रस है लोगों में, तो उसके अलावा और जो दूसरे रस हैं उन पर वर्क किया सर ने, तो उसमें से कुछ कर दो वो मैं तो जैसे एक था डायलॉग करवाया गया था, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते कमीने। हाँ, खड़े हो जाइए फिर। हाँ जैसे एक रोल था, रोल का सेंटेंस था, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते कमीने, जैसे धर्मपाजी बोलते हैं, है ना, तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते कमीने। ये क्या ये रॉक ग्रुप का था, मैक्सिमम लोगों ने लिया, लेकिन जैसे किसी मधुर रस में लाना है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते कमीने, आना मेरे पास आना, ऐसे टाइप का। और ये था, और बहुत सारे वर्ड के लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए उन्होंने वर्क किया, जैसे आ ई उ वगैरह कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, और बेसिकली 300 निकालना उन्होंने बताया, पेट से होता था और गले से होता था और नाक से, तो इनके अलग अलग सर ने बताया, प्रैक्टिस कराई। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द इन स्टमक एंड फ्रॉम द थ्रोट, वोकल वर्ड। और उन्होंने इस टाइप का भी प्रैक्टिस करवाया, ताकि मतलब फ्लुएंसी आपके लैंग्वेज में क्लियरनेस आ जाए, और मतलब जैसे कुछ लोग वर्ड प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते ना, तो उन सब के लिए भी उन्होंने खूब सारी प्रैक्टिस कराई। बड़े बड़े शब्दों को फ्लुएंटली आप बोले। हाँ, बड़े बड़े शब्दों को फ्लुएंटली बोले, क्लैरिटी रहे, मिंगल ना हो, मतलब हाँ। उस हिसाब से। अब क्लैरिटी वगैरह जो मिंगल ना हो, इसके हिसाब से भी। और था जैसे मेरा भूत का रोल था, उसमें सर ने बहुत सारा बताया कि कैसे आवाज निकालो, तो कुछ जैसे मेरा डायलॉग थे, अभी भी याद है मेरे को, और मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसमें था एक फेवरेट, मतलब पूरे बैच का एक फेवरेट डायलॉग बन गया है, आज आखिरी रात है, अच्छे तरह से मूड में, है ना, आज आखिरी रात है, ये बुढ़ा हॉलीडॉल की सीसी खोल रहा है, अरे देखो मूवी खोल रहा है, अब लगता है पिएगा जरूर, आज तो मर ही जाएगा। और था जैसे बुढ़ा था, एक बाछाराम था, तो उसको बहुत सारा कहना था, तो हम लोग को गाली वगैरह भी देना था, तो भी मतलब इतना साउंड निकालना था कि पूरी पब्लिक को कोई हमको कॉलर माइक वगैरह नहीं दिया गया था, तो इतना साउंड था पूरे स्टेज में सभी लोग पास है, तो उसको खूब सारी हम लोग गालियाँ भी बुड्ढे बोलने के लिए। उसमें था, अरे मिल गया बागीचा मिल गया, ऐसे था। उसमें फिर था, अब नहीं, उसमें बेटे को बोला था कि मतलब जो हम लोगों को बेटा था, मतलब भूत लोगों को बेटा था, अच्छा, नाकौड़ी, उसको गाली देना था। एक बताओ, एक करके बताओ, है ना, अरे आना, अब आना मेरे भी गले से लग जा, आना कुत्ते के बच्चे, कमीने के बच्चे, आना गधे के बच्चे। और मतलब बेसिकली यही था कि मतलब जितना था हम लोग स्टेज फेयर दूर हो गया मैक्सिमम लोगों का। एक बात, जैसे हम लोग इंजरी बैकग्राउंड थे तो ज़्यादा वो नहीं था, और प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हम लोगों के लिए। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन अमंग द सीनियर्स, so this will be helpful, and in the project when we will get the posting, then we have to cooperate among our colleagues and we have to manage our juniors, so it will also helpful in our career. And most of punctuality is also because they are always trying to come at 7 a.m. and go to after 6:30 p.m. So they हम लोग को आदत नहीं थी सुबह 7 बजे जगने की, वो 8:30 बजे जगते थे, लेकिन इन लोगों ने जो आदत लगाई अभी भी छूट नहीं रही कि 8:30 बुरी आदत से, लेकिन अच्छे टाइम पे लगा बजे जग जाते हैं, अच्छी आदत उन्होंने लगा दी गई है। और बाकी यही सब था। जैसे उसमें मैम वॉइस मॉड्यूलेशन में तो ज़्यादा ये तो नहीं, अब खुद देख तो नहीं सकता कि पेट से आवाज़ निकल रही है, गले से निकल रही कि नाक से। उसमें बस यही है कि अगर पेट से निकल रही है तो वाइब्रेशन अंदर तक आएगा कि आप कितने अंदर, जैसे कि ओम का आवाज़ अंदर से निकाल रहे हैं वो, तो उसमें जैसे अगर गले से निकलेगा तो थोड़ा मुंह ज़्यादा खुला होगा और आवाज़ थोड़ी तीखी चौड़ी टाइप की होगी, लेकिन अगर अंदर से आवाज़ आए तो थोड़ा अंदर से आएगा वो, मतलब वाइब्रेशन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। और इसके अपोजिट अगर नाक से आए तो वो तो कुछ ज़्यादा ही उसमें फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा हो जाती है, तीखा हो जाती है, जैसे कि
ऐसे टाइप का आता है। फिर जैसे इसके साथ था कि जैसे मेरा एक रोल था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि अगर काश तेरी बुढ़िया नानी होती तो 5 बेटियाँ जाई थी बूढ़ी ने, तो उसमें जैसे ही करना है कि अब मैं कैसे करूँगा, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि भाई इमेजिन करो अगर तुम्हारी शादी हुई होती, और खासकर अगर तुम्हारी मतलब कि वही पैटर्निटी टाइप का कुछ अगर इमेजिन करो कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे क्या सोचती है, उसको देखे तुम्हें कैसा लगता है। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन अगर आएगा तो ही आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंत में जैसे है कि एक बच्चे को लेकर रोल करना था कि मुन्ना तेरे लिए मैं जीऊँगा या फिर जो करूँगा, तो अब तक तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको भी इमेजिन करके बोलना है जब तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि अगर आपका बच्चा हो तो आपको कितनी खुशी होगी, एक पिता को अपने पुत्र पे कितनी खुशी होती है। यहाँ तो परनाती हुआ था, तो उसकी जो खुशी जब तक आपके अंदर आएगी तो आप कैसे बोल पाओगे। फिर जैसे अंकित का रोल था वाइफ हस्बैंड का, तो अब जब तक नहीं आएगा कि हाँ अपनी वाइफ से कैसे आप प्यार से बात करते हो, तब तक आप कैसे कर पाओगे। उसके साथ झूमना भी है, नाचना भी है, सर्टेनली स्टेज पे तो कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। फिर जैसे किसी को जैसे रोने की सीन करनी है, अब अल्टीमेटली आँख से आंसू तो ऐसे निकल के नहीं आएगा सीधे, जैसे कोई भी क्रिमिनल हो तो उससे आएगा नहीं। तो आप इमेजिन करो कि अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, एक कलाकार को ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो कि उसके साथ ना हुई हो। जैसे मान लो इमेजिन करो कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जो कि आपको बहुत प्यारा वो छीन जाए, तो उसमें आपको कैसा लगेगा। अगर वैसी सिहरन आपके शरीर में आ जाए तो आंसू अपने आप निकल आएंगे। तो अगर वो आप इमेजिन कर सकते हो ड्रामे में, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रामा जितना अच्छा नेचुरल आप कर सकते हो, आप किसी के सिखाने पर अच्छा नहीं कर सकते हो। और बस यही है, ड्रामा में जितना नेचुरल कर सकते हो और इंजॉय करो, सबसे बड़ी बात। रियल लाइफ में इसका क्या अभी रियल लाइफ में ऐसा है मैम, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ड्रामा करते हैं रियल लाइफ में भी, तो वो अननेचुरल ना हो तो उसके लिए काफी तो मैंने अननेचुरल ड्रामा भी करने पड़ते हैं। हाँ, स्पेशली वर्किंग में करने पड़ते हैं। मतलब जैसे people most of the time they play game so that we can get the contract and all. जैसे एग्जांपल ऐसे हैं हम, जैसे कि आपका कोई जूनियर है, उसकी बीवी माँ बाप कोई बीमार पड़ गए, तो आप ऐसा तो नहीं उसको फोर्स कर सकते हो कि नहीं आप काम करो, तो उसमें आपको भी एज्यूम करना होगा, उसके दर्द को समझना पड़ेगा और वहाँ ड्रामा करना पड़ेगा कि हाँ हम भी आपके दुख में शामिल हैं। और ऐसा करके अगर आप एम्पैथेटिक बिहेवियर नहीं अगर शो करो तो वो काम कैसे करेगा। आप उसके साथ जताओ कि हाँ आपका प्रॉब्लम है, ऐसा है, अच्छा ठीक है तुम इतना करो, उसके बाद चल जाना। तो इससे उसको अच्छा लगा कि हाँ ऊपर वाला मेरे बारे में सोचता है, तो भी अच्छे से काम करेगा, उसका भी बन गया, अभी नहीं सोचिए सिचुएशन, हम भी ठीक आप भी ठीक। तो ऐसा ड्रामा में अगर आप जितना कर सकते हो सही है। मैंने कैरेक्टर जो है इमेजिन करते हैं और प्लस जीते हैं ताकि अगले का इमोशंस आप समझ सकें, क्योंकि एट अ टाइम आपको लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। कभी आपको गार्जियन का, अपने बॉस के सामने चाइल्ड का, बॉस के सामने आप कह तो नहीं सकते हो कि नहीं ये नहीं करूँगा, तो वहाँ चाइल्ड की तरह ठीक है सब कुछ सुनते रहो, भले आपके अंदर जितना भी गो है। और अपना जूनियर है तो जैसे एक बच्चा है आपका, वो क्रिटिकल भी हो सकता है, जिद्दी हो सकता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो आप कैसे उसको अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ भी बस वही काम आता है, अगर आपका जूनियर एकदम जिद्दी है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो आप कैसे ट्रीट करते हो, कितना अच्छा कर सकते हो। तो ये सब में काफ़ी में एक टिपिकल सिचुएशन थी, तो उसमें बेसिकली क्या किया मैंने कि इनिशियली जब मैंने चालू किया तब तो वाकई में मैं उसका हाथ पकड़ने में बहुत परेशान हो रहा था, और उसमें वो लोग कह रहे थे कि आपको कई बार ऐसा करना है। कि एक बार ऐसा हुआ था उस ड्रामा में कि उसमें एक पार्ट था कि आप बाप बन गए तो आप बहुत अधिक खुश हो, इतने अधिक खुश हो कि आप अपने बूढ़े नाना को घुमा रहे हो, इवन वो कह रहे थे कि अपनी बीवी को आप लेके घुमा रहे हो, ठीक है उसको उठा रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, अरे मैं कहाँ उठाऊंगा, आप भी कैसी बात कर रहे हो। तो इस पर ड्रामा वो लोग थोड़ा परेशान भी, अरे यार आपको आगे रियल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आप कैसी बात कर रहे हो इस टाइप को। लेकिन फिर मैंने थोड़ा कोशिश करी, थोड़ा सा जो कैरेक्टर था उससे दीप्ति परिया आ रहे हैं उनका नाम, तो उनसे बात करी कि कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा उनने मुझे कंफर्टेबल किया कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा इमेजिन करो। अच्छा, फिर मैंने जो थियोरेटिकल इनपुट दिए गए थे कि इमेजिनेशन के, तो फिर मैंने वाकई में अपने आप को एक इमेजिन किया एक लड़के के रूप में जो वाकई में एक बहुत मिस्चीवियस, एक नोटोरियस टाइप का लड़का है, और वो उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता है, और यानी कि जो भी मतलब हंसी मजाक को जिस टाइप का भी कर सकता है वो कर रहा है।
तो उस टाइप से मैंने थोड़ा सा महसूस किया। सेकेंडली थोड़ा सा वर्कआउट किया, उन लोगों ने मेरे साथ वर्कआउट किया, स्पेशली जब फाइनल ड्रामा करीब आ रहा था और मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन हम लोगों को दीप्ति और मुझे उन्होंने बाहर अलग से बुलाया और सर ने कहा, विपिन सर ने, कि आप लोग क्या दिक्कत क्या है। मैंने कहा सर मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही है क्योंकि मेरा ऐसा कुछ रहा नहीं है रियल लाइफ में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार करके बताता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने करके बताया और फिर उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट सोचिए, आराम सोचिए, एक इमेजिन करिए अपने आप को, आपको ये करना तो है और जितने ज़्यादा आप परफेक्शन से कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर हम लोगों ने इंडिविजुअली बिल्कुल अकेले में मैंने वाकई में किया और वाकई में मैंने महसूस किया कि ये वाकई में लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मैं इसके साथ ही शादी हुई है और ये सब। तो उसके बाद वाकई में फिर मैंने कर पाया और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया, क्योंकि सर ये सब बेसिकली क्या रहा है, मैंने अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर यूज़ किया। सेकेंडली उन्होंने मेरे को मदद करी कि आप इमेजिन करो। थोड़ा सा मैंने उसके साथ बात करी, थोड़ा उसके साथ खाना खा लिया बैठ के साथ में, थोड़ा कुछ इस तरीके से भी इन चीज़ों की हेल्प जरूरी थी। अच्छा, सेकंड एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि पर्टिकुलरली जो आप बता रहे हो कि टीनेज ग्रुप के लिए मतलब किस टाइप से ड्रामा और इन सब का मॉड्यूल्स जो कोरिलेशन आप बता रहा हूँ, एक्चुअली आज के टाइम में जब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन लेवल इतने हाई हो चुके हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन हाई हो चुकी है पेरेंट्स की, तो उस टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा रोल ऐसा था, मैं बेसिकली इतना ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन उनने मुझसे कहा कि आपका एक सीन है जिसमें आपकी बारात है। मैं उसमें पागलों की तरह आई वॉज वाइल्डली डांस कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, इधर उधर बैग मेरे लटके हुए थे, सामान लेके आ रहा था मैं। और उसके बाद फिर मैं दौड़ के स्टेज पे जाना था, फिर बताना था कि अरे पद्मा रानी ये देखो तालाब, ये बागीचा। तो एकदम से जो इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ रही थी मुझे, एकदम हाई एनर्जी से दौड़ना, मेरी सांस मतलब मुझे एक्चुअली क्या ब्रीथिंग कंट्रोल करना पड़ रही थी क्योंकि मैं हफा रहा था। क्यों मतलब कि एकदम से ऐसा ना हो कि ऐसा ना लगे कि डायलेक्ट सांस छूटने लगे मेरी, ऐसा भी था। तो वो सब जो है ना, इन सब चीज़ों को, इन सभी पैरामीटर्स को कंट्रोल करना, ये सब भी इनपुट दिए गए थे हम लोगों को योगा क्लास वगैरह में कि आप ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल करो, ताकि मतलब जैसे जो चेंज ओवर हो रहा है, जैसे आप नाच रहे हो बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद एकदम से आप हो जाते हो। सेकेंडली कुछ दिन ऐसे भी थे कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने नाना को पटा रहा हूँ कि नाना कर दो कर दो, फिर नाना मना कर देता है। नाना को बहुत बेनतहा गालियाँ देने लगता हूँ, तूने बुड्ढे बर्बाद कर दिया मुझे, खच्चर बुड्ढे नीच साले, एकदम से उसका मैं रोता हूँ, घबराता हूँ, एकदम जमीन पे गिर जाता हूँ भड़ाक एकदम से। जनता देखती है अरे क्या हो गया एकदम से। तो वो सब एकदम इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देना थे ना, उनके लिए वर्कआउट काफ़ी करना पड़ा, उसमें ब्रीथिंग कंट्रोल। सेकेंडली कंसंट्रेशन बनी रहे, ऐसा ना हो कि आप बाहर हो जाओ उस चीज़ से, तो वो एक क्रूशल फैक्टर था। कंसंट्रेशन इससे मैंने रियल लाइफ में भी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, वैसे मेरी काफ़ी कम थी कि उसके बाद मैं थोड़ा देखा कि इट वाज रियली आई रियली मार्क्ड इन सम इम्प्रूवमेंट लिटिल बिट, बट इट वाज देयर। तो इस टाइप का भी रहा। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है तो हम लोग जल्दी सांस लेते हैं, या सांस लेना ही कहीं थोड़ा कम हो जाता है टाइमिंग। जैसे दौड़ते हैं या फिर अगर गुस्से बॉयल कर रहा है, अंदर बहुत गुस्सा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा कूल होकर के अंदर गहरी सांस ली जाए तो उसमें काफ़ी कुछ मदद मिलती है कि अपने आप को आप कंट्रोल कर लो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सांस अंदर लोगे उतना ही सांस अपने माइंड में भी जाएगा, उतना कूल होगा, तो वेंटिलेशन टाइप का इफेक्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। तो जैसे अंकित ने भी वो डांस कर रहा था तो ये कर रहा था, तो उसको फिर उसके बाद बताइए कि लंबी सांस लो, तो इसने लिया और काफ़ी अच्छा किया कि डांस करने के बाद लंबी सांस कीजिए जिससे आप डायलॉग डिलीवरी बड़े अच्छे से कर सको। द रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का जो ये मॉड्यूल था, ये मिस्टर एडी क्लेटस ने कराया था, उनका श्रीकरा लर्निंग सेंटर करके इसकी एक साइट भी है, साइट का नाम बता दें। तो उसमें क्या है मैम कि अपना एक ऑरा बनाना है, मतलब एक तरह से कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कि जब भी बैट्समैन एक सेंचुरी मारता है, चौका मारता है, तो ऐसे इस तरह से कुछ करते हैं फिस्ट टाइप का। तो उसका मतलब ये है कि ये उन्होंने एक पॉइंट बना लिया। जब भी आपको कोई हैप्पियर मोमेंट मिल जाए तो आप अपने शरीर में कोई ऐसा कोई एंकर पॉइंट बना लो। जैसे मुझे आज बहुत खुशी हुई तो मैंने आज यहाँ दबा करके एंकर पॉइंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, अगर मैं अपने एंकर पॉइंट को टच करता हूँ तो मेरे अंदर एक अच्छी सी मतलब कि एक अच्छा सेंस पूरा भर जाएगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इस टाइप का ये प्रोग्राम था। जैसे आप सुबह सुबह जा रहे हो कहीं फंक्शन में या कहीं आप कुछ प्रेजेंटेशन ही देना है, तो अपना एक सर्किल बना लिया, उसके अंदर पहले आप प्रेजेंट हो और उसके बाद वहाँ रह के 1-2 मिनट अपने आप को एज्यूम करो कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामने जो भी हैं दबे कुचले लोग हैं, लोग कुछ नहीं आता है, जो भी आता है मुझे आता है।
उसके बाद थोड़ा इमेजिन करो, देखो कि मतलब एक तरह से इमेजिन करना कि मेरे ऊपर से एक अच्छी सी हवा ठंडी ठंडी आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आप उसके बाहर आप पूरा डिलीवर करो, और जब भी लगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हो तो फिर वापस उस सर्किल में चले जाओ। एक्चुअली वो सर्किल नहीं है, लेकिन आप वहाँ चले जाओ तो आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे एक और प्रोग्राम था इसमें कि आप कैसे एंकर पॉइंट्स बना सकते हो। तो इसमें जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और ये मान लीजिए कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या मैं ही कर रहा हूँ, इन पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये बैठे हुए हो और कुछ सोच रहे हैं, इनको अपने बॉडी से मतलब एक तरह से मेडिटेट करा दो, कोई अच्छी चीज़ सोचो आप। ये जैसे सोचा कि मैंने इस बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, तो ये जब वो सोचा उसमें यहाँ पर मैंने हल्के से प्रेस कर दिया, यानी कि एक एंकर पॉइंट बन गया, अच्छा वाला एंकर पॉइंट। और उसके बाद इनके अंदर कोई फियर है कि जैसे कहीं खेल कूद में गिर गया या कहीं रिस्क फियर टाइप का, तो उसको दूसरा एंकर पॉइंट। इसमें थोड़ा अहम डिटेल बताया उसने कि एक्सरसाइज करी थी उसने, तो वो थोड़ा सा इस बारे में बताएगा। ये फियर रिमूवल की जो एक्सरसाइज रही है टेक्निक से एनएलपी की, वो थोड़ा बताएंगे। फियर रिमूव की ये जो एक्सरसाइज है एनएलपी बहुत अच्छी हेल्प करती है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है एक तरह से, मतलब अपने न्यूरॉन्स से हमें सोचना है कि कैसे हम फियर से दूर हों। तो इसमें हमें मेन हेल्प करनी पड़ती है इमेजिनेशन की, और हमें उसी फियर दूर करने का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ किसी का, तो हमें पहले, अब आज तो चलो सही हो गया, आज अच्छे रेडी कंडीशन में है, लेकिन डर लगता है लोगों को कि फ्रैक्चर होने से, तो वो काम वो नहीं करते हैं। कई लोग जैसे बाइक से चलाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो बाइक चलाने से डर लगता है लोगों को, तो वो फियर भी इससे दूर होता है एनएलपी के द्वारा। तो ये कैसे दूर होता है, तो इसके लिए उसमें रूट में जाना पड़ता है, कि सोचना पड़ता है, कि इमेज करनी पड़ती है कि बिल्कुल एकांत में, और इसकी एक कुछ फिक्स वो है कि डीप ब्रेथ लेना है, आइज़ क्लोज करनी है, और फिर एकांत में सोचना है कि शुरू में क्या हुआ था पहले, उसके बाद में क्या हुआ था, उसमें आपको जाना है उसके बारे में। एग्जैक्टली आपको वहाँ जाना है। जैसे फ्रैक्चर हुआ तो क्यों हुआ, जैसे क्रिकेट खेलते हुआ, तो आप पहले क्या किए, क्रिकेट खेल रहे थे, फिर आपने कौन सा रन लिया, आपके पहले कौन बैटिंग कर रहा था, आपने कैसे स्लिप लगाई, और आपको उस टाइम कितना रिप्ले हुआ, तो आप अपने माइंड में पूरा रिप्ले कीजिए। फ्लैशबैक होता है, फ्लैशबैक, जो कि मतलब आपको ध्यान करना है अपनी पास्ट मेमोरीज। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन आप जानती हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस पर काफ़ी रिसर्च चल भी रही है, एनएलपी है और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, ये सब साइंटिफिक रिसर्च के विषय हैं। लेकिन इसके अलावा भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें जो 3 पोर्शन है, ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो वो सब, उन सब में क्या है कि कुछ जो पास्ट मेमोरीज हैं वहाँ वो स्टोर है, उनको आप रिट्राइव करना है। तो वो रिट्राइव कैसे कर सकते हो, ये एनएलपी करता है, और ये हमने रिट्राइव करा भी, मतलब कि कैसे। और एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस भी होता है इसमें, एक एक्सरसाइज का नाम है ये एनएलपी में, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब अपना जैसे मेरे ब्रेन में थोड़ा मुझे लगता है स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिमूव करना है एक तरह से। तो मुझे एक एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सर्किल है, एक इमेजिनेशन लानी पड़ेगी मुझे, और सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे एक अच्छे गार्डन में बैठा हूँ, मुझे क्या क्या मतलब अच्छा जो मुझे ऐसा लगे कि जो मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो ये एक इमेजिनेशन का एक अच्छा साधन है, ताकि हम मतलब स्ट्रेस रिमूव हो सकती है, फियर रिमूव हो सकता है, और हाइट पे जाने से कई लोगों को डर लगता है, तो हाइट का जो फियर है वो भी दूर होता है इससे, फोबिया को दूर करने का तरीका है। तो वो सब में क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको इमेज करनी पड़ेगी, पूरा रिप्ले करना पड़ेगा कि आपको डर कैसे लग रहा है, और उस टाइम पे जब आप वो काम कर रहे थे तब आपको डर कैसा लगा, तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। एक बार एक्सरसाइज करी मैंने, फिर उसको 2 बार रिपीट किया, फिर 3 बार रिपीट किया, फिर 4 बार रिपीट किया, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। जो जैसे हाइट्स में एक्रोफोबिया का जो रहता है उसमें बताकर आ जाए कैसे मींस एक मेरे फ्रेंड को एक फियर था कि ऊंचाई पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा फियर था, तो उसको कराया गया, सर ने क्या कराया कि आप एक मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल पे आप मतलब कि उस फ्रेंड को बताया गया कि आप मेडिटेट पहले बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसका सीढ़ी है वो स्विमिंग पूल पे ऊपर जाने के लिए,
तो फिर आप इमेजिन कीजिए और उस पर जा रहे हैं, मतलब कि सीढ़ी पर चढ़ के फिर ऊपर जो रहता है तो उस पर आप जाइए, मतलब कि इमेजिन कीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं और फिर इमेजिन करके फिर मतलब कि आप उस पर कूदिए पानी में। तो इस तरह करके इमेजिन कर वो उन्हें बार बार करवाया गया ताकि, तो मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि आप जो काम आपसे डर लगता है वो आप खुद कर रहे हैं, तो आपको फिर वो फियर खत्म हो जाएगा। तो यही करवाया गया था। लोगों को पर्टिकुलरली पेट से बहुत प्रॉब्लम होती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कुछ हम लोगों के साथ में कल दीप्ति परिहार जिसने इसमें मेरी मतलब पद्मा रानी का रोल किया था, उसको पर्टिकुलरली मतलब कैट मतलब बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मतलब हेट है, बहुत डर भी लगता था, बेसिकली डर था वो। तो इवन उतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उससे इमेजिन करने को कहा गया कि आप इमेजिन करो आपके पास बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तरह तरह की काली पीली बिल्ली, मतलब अलग अलग टाइप, वाइट कलर की, लाल लाल सी आंखें वाली आपके पास आ रही हैं, आपके बिस्तर पर बैठी हुई हैं, आपके हाथ से खेल रही हैं, आपके पास चढ़ रही हैं आपके पैर पे। तो वो एकदम डर गई। शी वॉज रियली एस्टोनिश्ड, शी वॉज रियली वरीड, मतलब उसको लगा बहुत अधिक, उसका फियर ऐसा लगा बहुत नेचुरल टाइप का था, वैसे लगा वाकई में बिल्लियाँ उस पर आके बैठ गई हैं। लेकिन धीरे 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 एक्सरसाइज करने पर उसका फियर कम तो हुआ, एकदम तो टोटली तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इट वॉज रिड्यूस्ड बाय कंसिडरेबल लेवल। तो वो था। और एक और जो पार्ट था इसका, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, वो था गोल अचीवमेंट। हम लोग में कुछ लोग थे जो पर्टिकुलरली एएस और बाकी ईएस और बाकी और बड़ी पब्लिक सर्विसेज या दूसरे गोल्स अचीव करना चाहते थे। तो उसमें उसके लिए पर्टिकुलर ये भी कुछ टेक्निक्स थी कि आप उन गोल्स को पर्टिकुलर आपके डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचोगे। तो वो जो पाथवे था उधर तक पहुंचने का, उस पर ही बहुत कंसंट्रेट किया गया। जैसे हम लोग का एक दोस्त संजय सिंह हरी फुले, वो एएस के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कब कैसे वो एएस पहुंचेगा, तो जो टूरी जो मतलब स्टेजेस थी उनको उसको इमेजिन करवाया गया कि कैसे आप इनिशियली पढ़ाई कर रहे थे, कैसे आप यूपीएससी एग्जाम में बैठे, कैसे आप इंटरव्यू के लिए गए, और फिर उसने इमेजिन किया है एएस ऑफिसर को कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करता है, कैसे वो लोगों से डील करता है, कैसे वो अपने रिलेशन बना के रखता है कि भाई किसी को बेकार भी ना लगे लेकिन अथॉरिटेटिव भी रहे। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, वो अपने आप उसने इम्प्लीमेंट करके देखी और बहुत कुछ फ़र्क भी पड़ा उस चीज़ का। तो गोल अचीवमेंट भी उसका इट वॉज येट अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। तो ये भी था एक एनएलपी का। तो We are the executive of NTPC 2007 recruitment batch, and I am Akhilesh Kumar Viskrama along with Mr. Dheeraj Kumar Dwivedi and Mr. Ankit Jain and Mr. Sandeep Rajan and Mr. Hemant Meena. So we are living in a campus area of NTPC. So here is because of remote location, we are not having exposure of big cities, like they are having shopping malls and having big opportunity to grow and to become to have more self development skills. So is for improving these facility in our campus, you are not having that much of opportunity. So if you are not having the opportunity, so you have to create the opportunity so that we will grow. इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी हमारे पास है रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे कुछ कल्चरल इवेंट कर सकते हैं, लोगों को गैदर करने के लिए सेल्फ मतलब सोशली इवेंट कर सकते हैं, ताकि जो एक्सपोजर है मतलब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो और उन्हें ये ना लगे कि मतलब उन एक कुएं के मेढक के टाइप से जी रहे हैं। उनको हम बाहर की अम्यूनिटीज़ का ध्यान दिलवा सकते हैं और मतलब उनके नॉलेज को एक जगह लोकेट करके नहीं हमेशा रखना चाहिए, उसको हमेशा रिलोकेट करने की कोशिश करना चाहिए और चेंजेस हमेशा करने ही चाहिए। यस। पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अक्सर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। तो खासकर अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाए वो एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों पे ना लाते हैं। और हर एक बच्चा जैसे शुरू में आप तो जानते नहीं कि आपके बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है, तो वो सिर्फ एक या दो मौके देता है अपने गार्जियन को कि वो पहचान सके कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। अक्सर पेरेंट्स ऐसा होता है क्लास में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो लड़का फेल कर जाता है, तो ठीक है बाय द टाइम फेल कर गया, लेकिन उसकी और जो क्रिएटिविटी है उस तरफ चांस दीजिए, क्योंकि हर लड़का किस तरफ जाना है ये पहले ही से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंजीनियर ही बने या डॉक्टर ही बने।
तो 10 तक तो जैसे हमारे यहाँ जो जैसे एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार तो उसकी जाएगी, उसके बाद उसे डिसाइड कर लीजिए किधर जाना है, और उसकी क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा आ सके उतना ज़्यादा उसके लिए सही है। ज़बरदस्ती किसी पे कोई कैरियर थोपना एक तरह से मर्डर टाइप का ही मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर वो ज़िंदगी भर कुड़ के ही ज़्यादा ओपन नहीं रह पाएगा। और आजकल तो वैसे भी बहुत सारा कैरियर डेवलपमेंट प्लान है, मैनेजमेंट साइड में है, आर्ट्स के साइड में, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा पैसा आ गया है। तो और दूसरी बात कि ज़्यादा क्या कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आजकल लोग सोचते हैं, जैसे ड्रामा के लिए कहा गया, जैसे हमारे यहाँ सुरेंद्र शर्मा सर आए थे तो कहते हैं कि वो ड्रामेटिस्ट हैं, लेकिन उनसे कोई पूछता है अच्छा भाई आप कर क्या रहे हो, वो है ड्रामेटिस्ट लेकिन उनसे पूछते हैं आप कर क्या रहे हो, दैट इज मतलब ड्रामा कोई वो नहीं रह गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर अभिनय करना भी तो अपने आप में कला है, ऐसा तो नहीं है कि अभिनय में सारे सभी कोई शाहरुख खान ही बन जाएगा। छोटे छोटे भी कलाकार हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें और बच्चे की क्रिएटिविटी आने दें। मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइफ सिर्फ टाउनशिप में नहीं, टाउनशिप के बाहर भी बहुत कुछ है, और आप लोग पूरे जो ऑप्शंस हैं उनको देखें और करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि मात्र इंजीनियर या डॉक्टर या मैनेजमेंट साइड गए तो ही आप पैसा कमाओगे। और वैसे भी आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप एक फाइनली एक अच्छे ओवरऑल पर्सनालिटी वाले कैंडिडेट या फिर अपने जीवन में अच्छा कुछ करो। पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंजीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा पैसा तो 10th पास 12th पास लोग आपके क्या रहते हैं वो बिजनेसमैन भी हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर्स में भी लोग कर लेते हैं। वैसी कोई बात नहीं है कि एजुकेशन कोई क्राइटेरिया है या बहुत कुछ है। अब तो वाकई में नहीं है, इस ग्लोबलाइज्ड फ्री इकोनॉमी में तो वाकई में कुछ भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता हो कि एक आपका कोई छोटा मोटा काम करने वाला या फिर कॉल सेंटर वाला लड़का एनटीपीसी सीनियर मैनेजर बराबर तनख्वाह ड्रॉ कर रहा हो। तो ये इस चीज़ को इस तरीके से ना लें, लेकिन ये करें कि सर पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। आप हर चीज़ में अपने आप को इनोवेट करने की कोशिश करें। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वाकई में बहुत नए आयाम प्राप्त कर सकते हो, है ना। अगर आप एक लीक पे सोचते रहोगे कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लीक से हटोगे हो सकता है लोग आप अपोज करें, ऑब्वियसली करेंगे ही, लेकिन अगर आप उस चीज़ पे लगे रहे और करते रहे तो आप वाकई में बहुत अच्छा कर जाओगे। अब नॉर्मली अभी आजकल जो सिनेरियो है उसमें अब जैसे टाउनशिप की बात हो रही है तो IIT और ये IIT अल्टीमेट एम नहीं है। लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल प्राइवेट या किसी और कॉलेजों से हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, तो ये IITs नहीं है जो कर रही हैं। बात ये है कि आपके अंदर क्या झील है। IITs के प्रोफेसर बहुत लोड नहीं देते, वो कहते हैं कि आप जो करना हो कर लो। अगर आपके अंदर खुद अगर करना चाहते हो आप तो तब करोगे, नहीं तो चाहे आप IITs करिए, चाहे NIT से जाइए, चाहे MIT से करे आइए, कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को मैक्सिमम टाइम बच्चों को फ्री रहने दीजिए, उन पर कोई स्ट्रेस मत दीजिए कि ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए। फ्री रहने दीजिए, लेट देम कम आउट विद देयर सॉल्यूशंस कि नहीं मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो उनको वही मौका दीजिए। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं और लेट देम फ्री कि मतलब चलो कर लो बेटा, ऐसा कर लो, आप इसमें करना चाहते हो पेंटिंग में वेल गुड आप करिए, आप डांस में करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, आप फाइन आर्ट्स में करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, कोई लड़की कथक सीखना चाहती है तो अगर है आपका ऑप्शन तो सीखना दीजिए। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कर ली तो ही सब कुछ सॉल्यूशन है। तो अपने को सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत फ्री इन्वायरमेंट हो रहा है इंडिया में, और भी ज़्यादा लिबरलाइज्ड हो जाएगा। LPG ये कंसेप्ट आने के बाद आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जॉब्स की, ये हो रही है मारामारी, लाखों जॉब्स इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, आप जाइए लीड लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम निकल गया तो आप ले नहीं पाएंगे। और अब तो आजकल इतना हो गया कि लोग फालतू बैठे ही नहीं है। अभी हम लोग जो मॉड्यूल चल रहे थे उनमें एक मेजर साहब लेफ्टिनेंट जनरल आए थे वो, और मोस्टली आजकल तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO CFO हैं वो लोग आर्मी से रिटायर्ड लोग 60 साल के लोग हैं, लेकिन दे आर वेल मैनेजिंग, दे आर मैनेजिंग दोस बिग कंसर्न्स इन एक्सीलेंट वे। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ उम्र का कोई रिस्ट्रिक्शन रह गया है, तो ऐसी कोई बनी है। तो आप ये मत सोचिए कि लिमिटेड ऑप्शन है, बी फील फ्री, और बहुत ऑप्शन है, बहुत पूल है, उस पर आराम से करिए, सोचिए, और सबसे बड़ा टेंशन मुक्त होके आराम से जो भी आपको सही लग रहा है वो करिए। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि रिलैक्स और बढ़िया जो भी ऑप्शन है उनमें जाइए, बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। मेरा यही कहना है पेरेंट्स के लिए कि किसी भी चाइल्ड को मतलब कि जो ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करने का, वो नहीं करने दीजिए। तो क्यों ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें करवाइए। क्यों मीन्स उसे पूरी तरह से पढ़ाई के लिए नहीं झोंक देना चाहिए, उसे कुछ टाइम देना चाहिए कि हाँ आप इतना खेलो, ये कुछ अपना हॉबी को कुछ एक हॉबी बनाओ, कुछ पेंटिंग करो, फिर हॉबी या स्टैम्प कलेक्शन। तो प्रत्येक चीज़ में मीन्स आगे रहिए
किसी मतलब एक पढ़ाई पर ही आगे मत रहिए, ओवरऑल पर्सनालिटी आप बढ़ाइए। तो मीन्स एक स्ट्रेस नहीं देना है कि आप केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं, क्योंकि इससे फिर बाद में भी आपको प्रॉब्लम होगा कि आप जाइए कंपनी में, तो फिर क्योंकि कंपनी में जाने के बाद फिर क्या आता है, आप एक मैनेजर की तरह लीड करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, तो उस कारण में आप केवल नॉलेज आपका काम नहीं देगा, उसमें आपका ओवरऑल पर्सनालिटी काम देगा कि आप किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। तो इस कारण से मीन्स अगर हमें ओवररूल करना है किसी पीपल, किसी को मैनेज करना है, तो अगर मेरे पर्सनालिटी उसके पर्सनालिटी से ज़्यादा अच्छी होगी तभी वो मेरी बात मानेगा, अदरवाइज वो बात नहीं मानेगा। तो इस कारण से ओवरऑल पर्सनालिटी देखना चाहिए। तो उस कारण से मीन्स पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि आप केवल पढ़ो और तो मीन्स बाकी काम भी करो, ये खेलो और फिर हॉबीज़ करो। तो इस तरह यही मेरा कहना है। जैसा कि इन्होंने सबने बताया कि पेरेंट्स मतलब एनटीपीसी जैसे टाउनशिप के इलाके में रहते हैं लोग, तो मदर तो घर पे रहती है, अधिकतर बच्चे का जो प्रभाव है माता का पड़ता है। तो वो क्या है, पिताजी जैसे अगर कंपनी गए तो उनका मैक्सिमम ध्यान कंपनी में रहता है, थोड़े वो घर पे आते हैं तो कभी कभी टेंशन भी हो जाती है ऑफिस में। तो वो क्या है, जैसे बच्चा कोई उनसे कुछ पूछता है कि पापा आज वहाँ चलना है या खेलने चलना है, मुझे ये चीज़ दिलाओ ये चीज़ दिलाओ, तो पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा आज नहीं कल चलेंगे और मुझे ये खिलौने चाहिए या मुझे घूमने ले जाना, पापा बनारस चलते हैं। तो पापा की तो है कि कल ऑफिस जाना है, कल मुझे वो काम करना है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे को भी टाइम देना जरूरी है। हालांकि माता तो टाइम देती है प्रॉपर वे में, लेकिन पिताजी देते हैं, लेकिन वो एक पूरा कंसंट्रेशन से बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक तो मेरा एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा, हमारे घर में जैसा कि हम देखते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई क्या है, तो हम बातें करते हैं तो केवल हम अपने धर्म की बातें करेंगे और हम अपने धर्म की अच्छाई करेंगे, अच्छाई कहेंगे, तो कहेंगे नहीं मुसलमान ऐसा करते हैं वो बेकार है, नहीं वो ऐसा करते हैं। कई लोग करते हैं ऐसी बातें। हालांकि एनटीपीसी में एजुकेटेड ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन बच्चों को हर तरह से ऐसा कोई इम्पैक्ट ना आए कि ये धर्म अच्छा है और वो धर्म खराब है। उनको एक फ्री थिंकिंग में सोच लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माता पिता को वर्ष में 1 या 2 बार ऐसी जगह कहीं घूमने ले जाना चाहिए बच्चों को, कि जहाँ उनमें जैसे कहीं रिलीजियस प्लेस हो, कोई घूमने की जगह हो, तो उससे आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि हमारा बच्चा किस तरह सोच रहा है, किस तरह ये प्लानिंग कर सकता है, किस तरह उनके बारे में आप जानोगे। हालांकि आप जानते हो उनके बारे में, लेकिन उनकी हॉबी के बारे में आपको पता चलेगा। उनको आप मोल्ड कर सकते हो कि बच्चा इसको ये अच्छा लग रहा है, इसको ये बुरा लग रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाउनशिप में कई लड़के फेल हो जाते हैं और कई लड़के अच्छे अंकों से पास होते हैं। तो जैसे मैं घर जाता हूँ तो बोलता हूँ कि ये तो फेल हो गया, ये तो पढ़ता नहीं है, ये है, अब क्या करोगे पढ़ के, ये वो। तो बच्चे को क्या है, वो एक डिमोटिवेट हो जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा कहो उससे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम फेल हो गए तो तुम अब चाहे तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ यार, कोई बात नहीं, ये वो। उसको मोटिवेट करो आप। उसको ये मत कहो कि आप तो फेल हो गया, पढ़ता नहीं था, तू ये करता है, तू कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लायक नहीं है। तो उससे बच्चे की जो सोचने की जो क्षमता है, फीलिंग्स है, वो डाउन हो जाती है। तो हमें ऐसा होना चाहिए माता पिता को कि बच्चे को एकदम, जैसे उसको सोचने दो आप। जैसे मैं हूँ, मुझे कभी घर वाले ये नहीं कहते कि तू पढ़ाई कर, उसको पढ़ने दो। उसको ये मत कहो आप 24 आवर कि तू पढ़ ले, तेरा खेलने का टाइम हो गया, तेरा वो हो गया। हाँ, उससे याद दिलाते रहो कि आपको पढ़ना भी है, तो उसको थोड़ा फ्री रखिए, उसको सोचने दीजिए, उसको थोड़ा डिसीजन लेने दीजिए। और कई बार हम क्या करते हैं, बच्चा हमसे आके पूछता है कि पापा मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, तो आप बताइए क्या। तो पिताजी अपने हिसाब से डिसीजन देते हैं कि बेटा तुम ऐसा कर लो। क्यों ना हम उसको दें कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम करिए जो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो हम क्या है, उसको वो डिसीजन लेना सीखेगा उससे। हमें क्या है, हमने अपना डिसीजन उस पर थोपा है। ये भी हमें प्रयत्न करना चाहिए माता पिता को कि बच्चे को डिसीजन लेना आना चाहिए, खुद वो डिसीजन ले, ताकि उसको ये एहसास नहीं हो कि मुझे ये थोपा गया है। बस इतना ही मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आजकल चूंकि इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज ज़माना आ चुका है, हर चीज़ में कंप्यूटराइजेशन है, तो बच्चे भी नॉर्मली अब आजकल क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत बच रहे हैं। और ये भी एक मेन बड़ा कारण है कि अभी इतनी छोटी एज में डायबिटीज़ के केस आ रहे हैं बच्चों में। तो ये एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन और भी मतलब वजन वेटी हो जाना और ये सब बहुत प्रॉब्लम वाली केस है। तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट वो कम से कम एक फिजिकल एक्सरसाइज पकड़ें। एक्सरसाइज ना पॉसिबल हो, एक्सरसाइज में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं बेटा ये फिजिकल एक्सरसाइज है, तो बस वही डरने वाली बात नहीं, एक्सरसाइज है। सेकेंडली योगा,
अब योगा और योग ये तो है बहुत प्राचीन कंसेप्ट, वेदों में वेदांतों में इनके रहस्य मुनीषियों ने लिखे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएंगे, कॉमन आदमी कर रहा है, बाबा रामदेव ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ऐसी बात नहीं, उनसे पहले भी लाल जी और काफ़ी लोगों ने किया। तो इवन फॉरेन में जहाँ का नहीं है वो लोग भरत उम्मीद से बड़े चाव से और बेनिफिट हो रहे हैं, और इंडिया में जहाँ का ओरिजिन का है बच्चे करते नहीं है। योगा लोग सोचते हैं कि 60 साल के बुढ़े लोगों के लिए है जो मतलब अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और मैं तो कूल लग ही रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो इतनी गर्लफ्रेंड्स है मेरी, मुझे क्या दिक्कत पड़ रहेगी। लेकिन नहीं, आपको भी करना है। और योगा से क्या है कि एक प्रकार का ये तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है ही, सेकेंडली जो ब्रीथ कंट्रोल, रिदम, इन सब पे भी आपको एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि अल्टीमेट अल्टीमेटली क्या है कि कंसंट्रेशन, अपना इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है कि आप 1 मिनट के लिए भी अपना कंसंट्रेशन नहीं हटा सकते हैं, आपको बहुत अधिक कंसंट्रेशन रखना है। इसके अलावा आपको हर फील्ड में एक्सेल करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप तभी कर सकते हैं जब आप कंसंट्रेट करेंगे, जब आपकी मेमोरी अच्छी होगी, जब आपका रिटेनिंग पावर अच्छा होगा। तो उसके लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने कॉम्पिटिटिव, इतने गले काट कॉम्पिटिशन में आपको अगर इस दौर में रहना है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद योगा और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे फिर वही प्रॉब्लम पड़ेगी, आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन द की ऑफ सक्सेस, इसको आपको ध्यान में रख के इन सब चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है। तो आप एक बहुत बेहतर प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छे एक्टर जो भी करना चाहेंगे ज़िंदगी में अचीव कर लेंगे। धन्यवाद।